मैंने मामा जी को बचपन से देखा था कि हमारी फैमिली में उनका क्या स्टैंड रहा है। उन्हें सबने एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है जस्ट बिकॉज़ ही इज़ इन द इंडियन एयर फोर्स। वो एक यूनिफ़ॉर्म डॉन करते हैं तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है कि ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, ही इज़ अ वाइज़ मैन। सो वो चीज़, वो ऑरा ने मेरे को बचपन से एक बड़ा मोटिवेट किया है कि मेरे को भी इन जैसा बनना है। तो इसने ये बोला मेरे से, मम्मी हो गया है। तो मैंने सुना मम्मी मैं रह गया हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, रह गया तो अगली बार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं मम्मी मेरा हो गया है। तो मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे क्या फीलिंग थी। मेरे हिसाब से तो एक बैलेंस बनाना चाहिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस में और सॉफ्टनेस में। जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी चाहिए पेरेंट्स को। मान लिया तो हार और ठान लिया तो पार। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी शख्स से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी चुनौतियों का सामना किया और उनसे पार भी पाया। आइए जुड़कर जानते हैं फ्लाइंग ऑफिसर तुषार जी से कि उनकी सक्सेस की जर्नी कैसी रही। और जो लोग एनडीए का एग्जाम देते हैं या किसी भी डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइंग ऑफिसर जिनका चयन अभी हुआ है, तुषार जी। आइए जुड़कर जानेंगे क्या पूरा रहस्य रहा, किस तरीके से उन्होंने इसकी तैयारी की, क्या प्रोसेस था। आइए जुड़कर जानेंगे। सबसे पहले तुषार जी आपको बधाई कि आप फ्लाइंग ऑफिसर चुने गए। थैंक यू मैम सो मच, आप आपने समय निकाला आने के लिए। आप अभी सबसे पहले तुषार जी जानना चाहेंगे उम्र कितनी है आपकी? मैं 23 मैम। 23 है। जी। रिकमेंडेशन हुआ उस दौरान सबसे पहला कॉल किसको गया था? ऑफ कोर्स मम्मी को ही गया था। क्या मतलब क्या फीलिंग थी उस दौरान की, कुछ हम लोगों के साथ साझा करेंगे? वो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था एसएसबी का और उससे पहले मतलब आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप्स कि अब जी। मैं होऊंगा भी रिकमेंड। वो अटेम्प्ट बस मैं चला गया था, मेरा मन नहीं था एसएस उसको देने का, क्योंकि उससे पहले मैं मैसूर गया था, काफ़ी तंग भी हुआ था आने जाने में, प्लेन वगैरह में लगेज भी छूट गया था। तो उस अटेम्प्ट को मैं सोचा था कि ये लास्ट है बस। फिर तैयारी वगैरह करी, हुआ जस्ट एंड में जब रिज़ल्ट आया, चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ, तो एकदम से तो भरोसा भी नहीं हुआ कि हो गया है सही में। फिर हमें बस 2 मिनट के लिए फ़ोन्स दिए थे कि फटाफट जिसको करना है कर लीजिए। तो फर्स्ट कॉल मैं सीधा मम्मी को ही मिलाया। मम्मी तब बैठी हुई थी तो मैंने मिलाया मम्मी को, मैंने बोला कि मम्मी हो गया। मेरे भी थोड़ी आँखें भर गई थी, गला भर गया था, भारी हो गया था। सो मम्मी को समझ नहीं आया, तो मम्मी को लगा कि मैंने बोला है नहीं हुआ। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं है वो, तो मैं कहा मम्मी नहीं हो गया। मम्मी को समझ नहीं आया था, मैं अच्छा, बोल ही जब ऐसा रहा। आपने बताया तो ऐसा लगा, मेरी भी आंखें नम हो गई आपकी बात सुनकर। तो उस समय मम्मी को लगा कि नहीं हुआ है। मैंने बोला कि नहीं हुआ, मैं कहता हाँ। हो गया, पर मेरा भी गला भर गया था। हाँ। फिर मैं दोबारा बताया, फिर मम्मी को समझ आया तो मम्मी भी रो पड़ी थोड़ा फ़ोन पे। हाँ। मैं यही कहा कोई नहीं, अच्छा है ये वो, फिर 2 ही मिनट मिले थे हमें बस। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है तो अच्छा। उसमें हमारी जो बात हुई, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया। आपकी ऑल इंडिया क्या रैंक आई है? मेरी एफकैट में 41 रैंक आई थी ऑल इंडिया। अच्छा, 41 रैंक है। एक मिनट रुकिए, मुझे पता नहीं क्यों आंसू आए। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे फादर का ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस था, हमारे ट्रक्स चलते थे यहाँ से बैंगलोर वगैरह, कोकोनट वगैरह आते थे उनमें। कोकोनट वगैरह जी। के। और मदर क्या करती थी? जैसे पिताजी नहीं रहे तो दुकान वगैरह से ही जी, मम्मी, चलता था? हमारी एक छोटी-सी दुकान थी, वही मम्मी ने चलाई, साथ में मेरी बहन ने ट्यूशन क्लासेस ली और बस इसी से हमारा घर आप चलता भी था। क्लासेस मतलब ट्यूशन क्लासेस बाहर लेते थे या? हाँ, इसी रूम में मैं भी साथ में हेल्प कराता था, जैसे कुछ बच्चे दीदी देख लेती थी, छोटे बच्चे उनको मैं हेल्प करा देता था, तो हमने साथ मिल के कराया काफ़ी हद तक इसमें। आप कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग वगैरह भी आपने खुद से ली कि पढ़ने के लिए कि मुझे इस कोचिंग की नीड है? मैंने 11th क्लास में एक बार ट्यूशन जॉइन किया था पास में ही, साइंस क्योंकि मैंने ली थी, बट वो भी फिर बहुत मतलब यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, आना-जाना, उसी में मेरा बहुत टाइम लग जाता था। सो आफ्टर अ मंथ और 2 मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। 11th-12th का तो खासकर, अगर एक्स्ट्रा आप ना देखें, ओनली जो आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई है, वो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप शेड्यूल बना के करें, इसमें आपका टाइम भी बचेगा, इधर-उधर जाने की मेहनत भी बचेगी और पैसे भी बचेंगे, सबसे बड़ी बात। तो मैंने फिर वही किया, 11th और 12th मैंने पूरी खुद से यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ के करी। जिस उम्र में युवा पीढ़ी मोबाइल चला रही है, रील्स देख रही है, कहीं ना कहीं आपने उस प्लेटफॉर्म को, मोबाइल को कह सकते हैं, जी, एक एज ए एक अपॉर्चुनिटी ली है इसको। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कभी आप। आपका ध्यान नहीं भटका कि मैं रील्स चला लेता हूँ? नहीं, भटकता था, काफ़ी भटका इसमें। मम्मी फिर मेरे को टाइम टू टाइम वापस लाइन पे भी ले आती थी। मतलब क्या मैं बोलती पिटा थी? भी बहुत हूँ काफ़ी मम्मी अच्छा। से। जी, जैसे कभी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया या कुछ और करने लग गया, मम्मी को पता लग गया तो सीधा, मतलब आजकल के पेरेंट्स, मेरे हिसाब से तो एक बैलेंस बनाना चाहिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस में और सॉफ्टनेस में। जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी चाहिए पेरेंट्स को। आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं कि मॉडर्नाइज़ेशन के चक्कर में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बच्चे उसका काफ़ी बार गलत फ़ायदा भी उठाने लग बिल्कुल। जाते हैं। तो मम्मी ने तो मेरे को मतलब स्ट्रिक्ट भी रखा है
और जहाँ ज़रूरत पड़ी प्यार से भी रखा है। सो दैट हैज़ हेल्प्ड मी इन अ बैलेंस्ड ग्रोथ कह सकते हैं। एयरफोर्स की ड्रेस पे एक ईगल बना होता है, जी। क्या कहना चाहेंगे? उस ईगल क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? जो ईगल वो है एक्चुअली इट इज़ अ हिमालयन वल्चर जो कि इंडिया में अब तो बहुत रेयर हो गया है पोचिंग वगैरह वजह से। सो वो डिनोट करता है कि जो उसके विंग्स हैं जो जिस तरह खुले हुए हैं जी। कि ये विंग्स कोई भी इंसान ले सकता है और वो उड़ान भर सकता है एक एयरफोर्स के माध्यम से। बस वही डिपेक्ट करता है वो। थोड़ा ये जानना चाहेंगे, जिस दौरान आप ये स्ट्रगल कर रहे थे, तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन, उस दौरान आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों का क्या रवैया था, या ये चीज आंटी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे? बेटा हमने बहुत स्ट्रगल देखा, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, सब मेरे बेटे की मेहनत है। दुकान को भी देखता था, पढ़ाई को भी देखता था, घर को भी देखता था। सुबह उठता, मेरा जैसे दुकान का सामान है लेके लेके आता, फिर ऊपर आता, नहा के स्कूल जाता, फिर स्कूल से आता, फिर दुकान में हेल्प करता। मतलब इतनी मेहनत करी बेटे ने। अगर और कोई बच्चा होता ना तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। आपके रिश्तेदारों का कितना सहयोग रहा? नहीं बेटा, मेरा किसी ने सहयोग नहीं है। मेरी 2 बेटी हैं, एक मेरा बेटा, हम 4 आदमी का सहयोग आपस में। ना मेरा किसी ने सहयोग दिया, ना मेरे किसी ने हेल्प की। हमने जो भी कुछ किया अपने बलबूते पे किया। अब उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं पड़ोसी का अब क्या रवैया आपके लिए? अब तो बस ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती कि इतना अच्छा हमारा बेटा ये बन गया, हमारा बेटा वो बन गया। बड़े अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से वो कर रहे हैं। खुशी हुई? खुशी हुई। कह सकते हैं ये अच्छे दिन आ चुके हैं अब आपके? बस बेटा ऊपर वाले भगवान की मर्जी है। मैं तो ये कहूँ, मैं जैसे मेरे दिन आए ना ऐसे सबके आए। तुषार जी के पिताजी को क्या हुआ था? वो बेटा उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड किया? हाँ। कितने टाइम पहले ये घटना घटी थी? 8 साल। 8 साल। हाँ 8 साल, 7.5 8 साल हो गए। परिवार बुरी तरीके से टूट गया होगा। हुई उसके 5 महीने बाद मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, जो 3 जगह से पैर टूट गया था। सिर्फ 5 महीने हुए थे पापा की डेथ। घर परिवार तब से कैसे चला है? बस बेटा दुकान थी, और जो मेरी बड़ी बेटी है, कोमल नाम है उसका, उसने बेटा ट्यूशन पढ़ाया, बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, भैया को भी पढ़ाया, बहन का भी नर्सिंग का कोर्स करवाया, और घर को भी संभाला उसने। जो मेन जो स्ट्रगल है ना मेरी बड़ी बेटी का, इसके पीछे ना मतलब एक मैंने भी इतना नहीं किया जो मेरी बड़ी बेटी ने किया। उसकी मेहनत है सारी। कहीं कुछ भी काम होता, कुछ भी है, कोमल करेगी, कोमल करेगी। जिस दौरान ये पता चला था कि आपका बेटा का सिलेक्शन हो गया है, फ्लाइंग ऑफिसर बन चुका है, उस समय आंखें तो नम हो गई होंगी? मैम मैं दुकान में बैठी हुई थी, 4:30-5 बजे की बात है शाम की। हाँ। मेरे को वेट था, मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया था। उस हाँ। टाइम तक आ जाता था, जैसे 3 बार मेरा बेटा आउट हाँ। हो गया था। तो मैं कि पता नहीं क्या बात है, बेटे का फ़ोन नहीं आया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, भाई बच्चा मायूस हो जाए। मैं चौथी बार भी नहीं हुआ, मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हाँ। लेकिन अचानक बेटे का नंबर, मैं कहा नहीं फ़ोन आ गया है। तो इसने ये बोला मेरे से, मम्मी हो गया है। मतलब ये भी उधर से रो रहा था। तो मैंने सुना मम्मी मैं रह गया हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, रह गया तो अगली बार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं मम्मी मेरा हो गया है। तो मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरी क्या फीलिंग थी। मतलब मैं इतनी खुश थी कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली। जिस तरीके से आपने कहा कि आपने सुना कि रह गया है, और आपने बोला भी कि चल कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, पर आज के पेरेंट्स को ये पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं कि एक बार में हो जाना चाहिए। ऐसा होता है ना, और बच्चे बहुत सारे गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसा होता है। पेरेंट्स को बताने से डरते हैं कि हुआ नहीं हुआ। हाँ। लोग मैंने देखे ऐसे बच्चे भी हाँ। अपने एसएसबी में कि जो पेरेंट्स को बिना बताए आते हैं हाँ। कि अगर नहीं हुआ तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उससे बढ़िया छुपा ही देते हैं। हाँ। हो गया तो सरप्राइज हो जाएगा, नहीं हुआ तो बात दबी की दबी रह जाएगी। तो ये थोड़ा हमारी सोसाइटी को चेंज लाना पड़ेगा, पेरेंट्स को खुलना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा ये बताइए, एनडीए, आपने एनडीए का कितनी बार एग्जाम दिया, और जब बोलते हैं सफलता के पीछे कहीं ना कहीं फेलियर की कहानी भी होती है। अब फेल हुए तो कितनी बार मायूस हुए, फिर सोचा होगा पहली बार जब फेल हुए थे तो क्या था, और आज जब सक्सेस पा ली, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? मैंने एनडीए के 2 बार एग्जाम दिए थे, 2 बार एसएसबी दिए मैंने। फर्स्ट मेरा था वाराणसी में, ओके। और फिर था देहरादून में। दोनों में मैं कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ था। हाँ। और ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा देहरादून वाला। तो उसके बाद तो मेरे को पता लग गया था एनडीए तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि एज मेरी हो गई थी पार। सो तब भी मैं जब देहरादून से वापस आ रहा था हाँ। दिल्ली ट्रेन में, तब भी मेरे को रोना आया था। बट मेरे को पता था कोई बात नहीं, अभी भी आगे बहुत ऑप्शंस आएंगे, ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस होते हैं। और इतने लोगों की कहानियाँ सुनी थी, यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी आते हैं कि लोग 19 अटेम्प्ट के बाद भी होते हैं। सो उससे भी काफ़ी मेरे को होप मिली थी कि कोई बात नहीं। बुरा तो लगा था बट स्टिल देयर वाज होप। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी पूरी अपनी फैमिली का देखते हुए। ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में मैंने एग्ज़ाम्स देने स्टार्ट किए थे, एफकैट, सीडीएस,
साथ में बैंकिंग एग्जाम्स भी, बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ किसी ना वगैरह। किसी में हो जाए। हाँ, जो सब मेरे में को हुआ है, सब में हुआ। आईबीपीएस पीओ भी मेरा हो गया था, इंटरव्यू भी हो गया था, और साथ में एफकैट मैंने जैसे सेमेस्टर के बीच में एक दिया, तब मैं मैसूर गया था हाँ। एसएसबी देने, उस पर भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। उसके बाद मेरा थोड़ा डिफेंस से थोड़ा मन उठने लगा था उस अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि उस पूरी जर्नी में काफ़ी मेरे को दिक्कतें आई। मैसूर दिल्ली से जाना, खर्चा बहुत हुआ, फिर वापस आते टाइम मेरा लगेज भी छूट गया था, उसमें भी काफ़ी सरदर्दी हुई। तो होल प्रोसेस ने मेरे को काफ़ी तंग कर दिया था एसएसबी की, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, क्यों इतना तंग हो रहा हूँ मैं, और भी चीज़ें बैंकिंग वगैरह उनमें ट्राई करूँगा। तो तब मेरा रुझान थोड़ा बैंकिंग की तरफ आया, मैंने वो दिया, ऑनलाइन मैंने कोचिंग भी ली थी उसके, और बैंकिंग का भी हो गया था मेरा। बट उसके साथ साथ मेरा एसएसबी का सेकेंड अटैम्प्ट आया, देहरादून फिर से गया मैं, और उसमें मैं रिकमेंड हो गया, जो भी बताई हमने आपको मम्मी वाली कहानी, और साथ में मेरा बैंकिंग का इंटरव्यू क्लियर हो गया था। सो उस टाइम पे मेरे पास अब 2 ऑप्शन आ गए थे कि मैं बैंकिंग भी ज्वाइन कर सकता और एसएसबी भी। बट फिर वहीं जो मतलब एक बार मेरा मन हटा था डिफेंस से, वो क्लियर होते फिर से वापस आ ही गया कि डिफेंस तो डिफेंस ही है, बचपन से जो सपना रहा था। सो डेफिनेटली मैंने फिर डिफेंस ही चूज़ किया। दिसंबर में मैं रिकमेंड हुआ था, जनवरी 22 जो राम मंदिर की वो थी उद्घाटन वाले दिन, उस 22 दिन जनवरी जी मेडिकल 2024 था। हाँ। उस दिन मेरा मेडिकल था। तो तब हम यहाँ गए एएफसीएमई सुब्रतो पार्क, वहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ 5 दिन का, उसमें भी मैं फिट फॉर फ्लाइंग, मतलब सारा क्लियर हो गया था। फिर मेरे को पता था मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे तो रैंक ठीक ठाक आ जाएगी, ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगी। बस मेरे को फ्लाइंग ब्रांच का थोड़ा वो था कि मिले ना मिले। सो आई वॉज श्योर कि अब अकेडमी तो जा ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा अब मन अच्छा हो गया था कि एटलीस्ट अकेडमी तो जाऊँगा, जो मिले ना मिले ऑफिसर तो बन ही जाऊँगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आई और मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई। मेरे को इतनी अच्छी की उम्मीद नहीं थी, मेरे को ये था शायद टॉप 100 में आ जाऊँगा, पर 41 वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड आई वॉज हैप्पी। सो अब तो पक्का ही था कि फ्लाइंग ब्रांच भी मिल जाएगी। फिर सिलेक्शन लिस्ट आई फाइनल, अराउंड मई 15 आई थी वो, 1 महीना पहले। उसमें क्लियर हो गया था कि आई एम गोइंग, एंड फ्लाइंग ब्रांच भी मिल गई थी। सो फिर उसके बाद बस तैयारी वगैरह की, पैकिंग वगैरह करी, स्विमिंग सीखी मैंने 1 महीने के अंदर, एंड फिर जून 29 को आई वेंट टू हैदराबाद। ओके। अब ये जिस तरीके से आपने बताया कि बचपन का सपना था, ये बचपन लोग तो डिसाइड भी नहीं कर पाते, 18-19 एज भी हो जाती है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर हमें बड़े होके करना क्या है। हम बोलते तो हैं कि बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, पर वो कहीं ना कहीं बेसिकली एक कहावत होती है, कहने के लिए हो जाता है। जी। आपने कैसे सेट कर लिया अपना गोल कि मुझे यही बनना है? हम एक्चुअली जो मेरे मामा जी हैं वो भी एयरफोर्स में है, ही इज़ करेंटली अ JWO, और उनका जो बेटा था वो भी एक पायलट है एयरफोर्स में, ही इज़ अ सुखोई पायलट। सो मतलब बेटे का भी इतना नहीं, मैंने अपने मामा जी को बचपन से देखा था कि हमारी फैमिली में उनका क्या स्टैंड रहा है। उन्हें सब ने एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है, जस्ट बिकॉज ही इज़ इन द इंडियन एयरफोर्स, वो एक यूनिफॉर्म डॉन करते हैं तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है कि ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, ही इज़ अ वाइस मैन। सो वो चीज़, वो ऑरा ने मेरे को बचपन से एक बड़ा मोटिवेट किया है कि मेरे को भी इन जैसा बनना है। सो मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि मेरे मामा जी का इसमें काफ़ी हाथ रहा था, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, पेपर वगैरह का बताया, बट एंड ऑफ द डे मम्मी ने ही किया वैसे तो जो किया, बट ही हिमसेल्फ मोटिवेटेड मी अ लॉट इन दिस। और फिर बचपन से मतलब डिफेंस को मैंने देखा था क्या होता है, सो तभी से एक मन था कि हाँ यही करना है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तैयारी मैं बस यही कहूँगा कि ये जर्नी का डेस्टिनेशन नहीं देखनी चाहिए, जर्नी को पूरा एंजॉय करना चाहिए। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो किस्मत होती है अपने, कई कई फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते हैं और अकेडमी चले जाते हैं, और कोई कोई 26 साल की उम्र तक लग जाते हैं, उन्हें 19 अटेम्प्ट लग जाते हैं, बट वो भी हार नहीं मानते। और 19 अटेम्प्ट के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अकेडमी पहुँचे, बट ये एक जो एसएसबी इसका एक एक्सपीरियंस होता है, ये खुद में आपको इतनी चीज़ें सिखा देता है कि आप एक काबिल इंसान ज़रूर बन जाएंगे, अगर आप ऑफिसर बने ना बने। सो बस उस जर्नी को एंजॉय करिए और आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। ये बता दें आपको कि किस तरीके से जो लोग अपने चुनौतियों को झेलते हैं और फिर एक चुनौती से ही हार मान जाते हैं, उनके लिए प्रेरणादायक कहानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, वो निराश ना हो सकता है पहली चुनौती ना पार कर पाए, हो सकता है दूसरी तीसरी एक ना एक बार सफलता जरूर मिलेगी। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको